तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल एसकेएम स्टडी हुआ फिर से स्वागत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगी और वेरी 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 स्पेशल वीडियो आपके लिए होगी, क्योंकि इस चैप्टर में हम बात क्या करने वाले हैं। कक्षा 12 फिजिक्स की बात करेंगे, चैप्टर 13 की बात करेंगे, इसमें परमाणु एवं नाभिक। इसमें आपको पढ़ाने वाले हैं, परमाणुओं को भी पढ़ाएंगे और नाभिक के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जो परमाणु हमारे होते हैं और उसके जो नाभिक होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो हमारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब चीज़ों को इसमें पढ़ने वाले हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए होने वाली है। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या, परमाणु एवं नाभिक। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट और शेयर कर देंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लेंगे ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुँच जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी PDF भी आपको मिलेगी कहाँ, एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल और एसकेएम स्टडी ऐप पर और skmstudyclasses.com वेबसाइट पर। सारी जगहों पर आपको इसका PDF मिलेगा और आपको अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। कोई भी इसमें कमी नहीं रखना है। पूरे साल आपकी पढ़ाई होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से होने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 13 हमारा क्या है, परमाणु एवं नाभिक है। इसमें देखिए पहला हमारा जो हेडिंग है क्या होगी, समस्थानिक। क्या होगी, समस्थानिक। आखिरकार समस्थानिक होता क्या है, तो एक ही तत्व, क्या एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। इसकी खोज जे टॉमसन ने सन 1912 ईस्वी में की थी। देखिए, समस्थानिक किसे कहते हैं, जिसका जो परमाणु क्रमांक है वो समान रहेगा। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक सभी जगह क्या है, समान दिख रहा होगा आपको। और अगर हम इसके द्रव्यमान संख्या की बात करें, द्रव्यमान संख्या अलग अलग आपको दिख रही होगी। देखिए 1 2 3, तो ये आपकी द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। तो वही आपकी परिभाषा बन जाएगी, जिस तत्व में, यानी ऐसे तत्व जिनकी परमाणु क्रमांक समान एवं द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग हो, उसे हम क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लें। तो एग्जाम्पल में आप देखेंगे जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। 1H1 प्रोटियम होगा, 1H2 ड्यूटेरियम होगा और ट्राइटियम 1H3 होगा। तो ये आपके लिए अच्छी तरीके से समझना होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए, हमारा टॉपिक क्या होगा, समभारिक। समभारिक, अब इसमें आपको भार समान मिलने वाले हैं, परमाणु क्रमांक अलग मिलने वाले हैं। आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगा, समभारिक यानी समान भार वाले, यानी कि विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु क्रमांक, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो किंतु द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान हो, तो समभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसमें क्या हो कि हमारे जो परमाणु भार हैं वो क्या हो, समान हो, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या हो, अलग हो। जैसे 20 Ca40 और 18 Ar14। ठीक है, तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए एक तत्व और आता है, सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, इससे भी आपको समझ में आ रहा होगा, समान न्यूट्रॉन वाले। क्या, समान न्यूट्रॉन वाले। ठीक है, तो सब न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ कि जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। कहने का मतलब विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, लेकिन जो हमारे न्यूट्रॉन हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, तो क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम और मैग्नीशियम, इसमें आप देखेंगे तो 23 और 17 होता है, लेकिन मैग्नीशियम 12 और 24। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या हम निकालेंगे तो 12 इसमें भी आएगा और 12 इसमें भी आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, आगे आपको बताएंगे अगला जो आपका होगा। अब हम बात करने वाले हैं न्यूट्रॉनों के गुण के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रॉनों का गुण कैसा होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें भी बात करेंगे। ठीक है, तो एक न्यूट्रॉन अनावेशित होता है। एक न्यूट्रॉन जो होता है अनावेशित होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इस पर आपको कोई आवेश नहीं मिलेगा, ये हमेशा उदासीन अवस्था में रहेगा, उदासीन फॉर्म में रहेगा। तो ये इसका मुख्य गुण होगा। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से कुछ अधिक होता है। इसका द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से क्या होगा,
कुछ अधिक होता है। क्या होता है? प्रोटॉन के द्रव्यमान से कुछ अधिक होता है। तीसरे नंबर की बात करेंगे, चूंकि न्यूट्रॉनों में कोई आवेश नाम नहीं होता, न्यूट्रॉनों में कोई आवेश नहीं होता है, ये भारी नाभिक के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। कहाँ प्रवेश कर जाते हैं? भारी नाभिक के अंदर क्या कर जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, चौथे नंबर की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर अस्थायी होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन जो होता है वो नाभिक के अंदर क्या होता है? अस्थायी होता है, किंतु स्वतंत्र अवस्था में स्थायी नहीं रहता है, या स्वतंत्र अवस्था में क्या नहीं रहता है? अस्थायी नहीं रहता है। ठीक है, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से हमने बता दिया। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या होगा? नाभिक का आकार। आखिरकार नाभिक का आकार कैसा होगा? ध्यान से समझने वाली बात ये भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जितने भी हमारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो चैनल को शेयर करते चलेंगे, लाइक करते चलेंगे, कमेंट करते चलेंगे। ठीक है, तो माना किसी नाभिक का आयतन क्या है? v है। मान लेते हैं किसी नाभिक का जो आयतन है क्या है? v है, तथा उसमें उपस्थित द्रव्यमान संख्या क्या है? a है। उसमें उपस्थित जो द्रव्यमान संख्या है क्या है? a है। तो इसमें देखिए v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो आयतन होगा वो द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होगा। ध्यान देने वाली बात यही आपको समझ में आ रहा होगा कि जो द्रव्यमान संख्या है आपकी, ठीक है, वो क्या है कि तो जो द्रव्यमान संख्या होगी वो क्या होगी? परमाणु यानी कि द्रव्यमान संख्या n जो आयतन है उसका वो द्रव्यमान संख्या क्या है? अनुक्रमानुपाती होगा। अब देखिए नाभिक जो होता है हमारा गोलाकार होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि नाभिक आपको गोलाकार दिखाई देगा, जो इस तरीके से होता है। ठीक है, ये हमारी कक्षाएं होती हैं जहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है इन कक्षाओं में। ठीक है, और ये हमारा नाभिक होता है। यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इन कक्षा में क्या करता है? गति करता रहता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आए ना। अब यहाँ से अगर हम इसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं? r मान लेते हैं, तो जो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। अब ये जो आयतन है किसके अनुक्रमानुपाती हमने दिखाया? a के अनुक्रमानुपाती दिखाया, जो कि ऊपर ही हमने आपको बता रखा है। ठीक है, अब देखेंगे आगे 4/3 पाई r³ इजकल टू r0a, यानी कि r³ बराबर r0a, यानी कि r बराबर r0a इंटू a की पावर 1/3। ठीक है, r0 का मान कितना निकल कर आएगा? 1.2 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। यानी कि अब देखेंगे यहाँ पे r एक क्या है? एक नियतांक मान है जिसका मान 1.2 इंटू 10 की पावर, यहाँ पर थोड़ी बहुत त्रिज्या देखिए इसकी क्या होगी? माइनस में आएगी। क्या होगी? माइनस में आएगी। आप इसको प्लस में मत करिएगा। ठीक है, माइनस में आएगी, यहाँ पे माइनस में आएगी, क्योंकि जिस त्रिज्या बहुत छोटी होती है। ठीक है, इतनी बड़ी परमाणु त्रिज्या किसी परमाणु का जो नाभिक का आकार होगा इतना बड़ा कभी नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये हमेशा माइनस में आप लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब नाभिक में देखिए कुछ हमने प्रयोग किया, कुछ प्रयोग भी हुए हैं, तो उन प्रयोगों से क्या निष्कर्ष निकला है उनकी बात करते हैं। तो देखिए कुछ किरणें क्या होती है? ऋण आवेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है। क्या होती हैं? ऋण आवेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। अतः यह किरणें धन आवेश से मिलकर बनी होती हैं। किससे? धन आवेश से मिलकर बनी होती हैं। इन्हें अल्फा किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें अल्फा किरण कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर की बात करेंगे। कुछ किरण धन आवेश प्लेट की ओर मुड़ जाती है। जो किरणें होती हैं, कुछ किरणें क्या होती हैं? कुछ ऋण आवेश की प्लेट की ओर मुड़ती हैं, कुछ क्या होती हैं? धन आवेश प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक, अब देखिए क्या होता है। अतः जो ऋण आवेश से मिलकर बनी होती हैं इसे बीटा किरणें कहते हैं। किसे? इसे बीटा किरणें कहते हैं। ठीक, अधिक कुछ किरणें क्या होती हैं? ऋण किरणें अवक्षेपित हुए बिना सीधे निकल जाती हैं। ये फोटॉन से बनी होती है। किससे? फोटॉन से बनी होती हैं। इसे गामा किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं? गामा किरणें कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। वैकुरल किरणें वैद्युत धारा चुंबकीय दोनों क्षेत्रों में विक्षेपित होते हैं। अल्फा कण पर आवेश 2 इलेक्ट्रॉन का होता है। कितना होता है? +2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण की विशेषताएं। ठीक है, तो ये धन आवेशित कण होते हैं। क्या होते हैं? धन आवेशित कण होते हैं। इसका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर या प्रोटॉन के द्रव्यमान के
4 गुना होता है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो हमारे धन आवेशित कण होते हैं इसका द्रव्यमान क्या होता है, हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर या प्रोटॉन के द्रव्यमान के 4 गुना होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको कितना होता है, 4 गुना होगा। ये द्विआयनित हीलियम परमाणु होता है। क्या होता है, द्विआयनित हीलियम परमाणु होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको इसी बात पर एक लाइक कर देना है, एक शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट जुड़ेंगे वो तुरंत चैनल को शेयर करने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं, आगे बताएंगे और आपको समझते चलना है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, आपको देखिए दूसरा पॉइंट क्या होगा, ये सभी रेडियो एक्टिव यौगिक से निकलती हैं। जो रेडियो एक्टिव हैं यौगिक से निकलती हैं। ठीक है, ये विद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्रों में विक्षेपित होती है। विद्युत क्षेत्र में भी और किसमें, चुंबकीय क्षेत्र, दोनों में क्या होती हैं, विक्षेपित होती हैं। ठीक है, ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं। किसको, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। अल्फा कणों की चाल प्रकाश की चाल की 1/10 गुनी होती है। क्या होती है, जो अल्फा कणों की जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल की 1/10 गुनी होती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, वैकुलर किरणों की प्रकृति। अब आखिरकार वैकुलर जो किरणें होती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है उसकी बात करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए, वैकुलर किरणों की जो प्रकृति के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने प्रयोग किया। क्या किया, सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने इसके लिए प्रयोग किया। इसमें भी देखिए, एक हम क्या लेते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ लेंगे। ठीक, अगर इस रेडियो एक्टिव पदार्थ को एक बॉक्स में रख देते हैं, ठीक है, अब इससे किरणें निकलना शुरू हो जाती हैं। जब इससे किरणें निकलती हैं तो कुछ किरणें क्या होती हैं, बीटा की तरफ आकर्षित होती हैं, कुछ अल्फा की तरफ, कुछ सीधे जो निकल जाती हैं वो गामा किरणें होती हैं। अब देखिए, इसमें थोड़ा और हम आपको समझाते हैं। तो क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ को लेड से बने एक बॉक्स में रखा। ठीक है, जब हम किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ को लेड से बने एक बॉक्स में रख देते हैं तो बॉक्स में एक छिद्र कर देते हैं। इस छिद्र से निकलने वाली किरणों के मार्ग में वैद्युत क्षेत्र लगाने पर निम्न प्रेक्षण प्राप्त होता है। जिसमें जब वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो निम्न प्रेक्षण प्राप्त होगा। कौन सा प्रेक्षण प्राप्त होगा, चलिए आपको बताते हैं। अब इसमें देखिए, जो हमारा नाभिकीय बल होगा, जो नाभिकीय बल इसमें आपको निकल कर आएगा वो अभिकेंद्रीय बल होता है। क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है। कहने का मतलब जो हमारा नाभिकीय बल होगा वो इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर खींचने का कार्य करता है, केंद्र की ओर खींचने का कार्य करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं। तो नाभिकीय बलों में संतृप्त का गुण होता है। क्या होता है, संतृप्त का गुण होता है, अर्थात नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन केवल अपने निकटतम न्यूक्लियनों से क्रिया करते हैं। यह अत्यंत लघु परास होते हैं। क्या होते हैं, अत्यंत लघु परास होते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक, चलिए आगे आपको बताते हैं। वैज्ञानिक हेनरी बैकरल ने सर्वप्रथम, यानी अब जो रेडियो एक्टिविटी है उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो वैज्ञानिक हेनरी बैकरल ने सर्वप्रथम सन 1896 में रेडियो एक्टिविटी की खोज की। कब खोज की, 1896 में किसकी खोज की, रेडियो एक्टिविटी की खोज की। उन्होंने देखा कि यूरेनियम एवं उसके कुछ, यानी जो यूरेनियम है और उसके कुछ यौगिक से कुछ अदृश्य किरणें, कुछ अदृश्य किरणें स्वतः निकलती रहती हैं। स्वतः क्या करती हैं, निकलती रहती हैं, जिन्हें बैकरल किरणें भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैकरल किरणें या बैकरल किरणें, आपको एक तरीके से पढ़ सकते हैं। कहते हैं जिन पदार्थों में से ये किरणें निकलती हैं उन्हें रेडियो एक्टिविटी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, अब देखिए, जो किरणें निकल रही हैं, ये किरणें जिस पदार्थ से निकल रही हैं उसे हम क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहेंगे। ठीक है, अब आगे देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से। अतः किसी पदार्थ के स्वतः सतत रूप से वैकरल किरणों से निकलने की घटना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, तथा जिस पदार्थ से ये किरणें निकलती हैं उन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं।
उपरोक्त घटना के पुष्टि सन 1898 ईस्वी में पियरे क्यूरी एवं मैडम क्यूरी द्वारा की गई। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो भी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट होगी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, वैकिरल, देखिए आप देखिए अगला क्या है, वैकिरल किरणों के जो गुण होते हैं, इसका गुण क्या क्या होता है, अब इसके गुण के बारे में थोड़ा चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये किरणें रेडियो एक्टिव पदार्थ से स्वतः उत्सर्जित होती है। जो किरणें होती हैं वो रेडियो एक्टिव पदार्थ से स्वतः क्या होती हैं, उत्सर्जित होती हैं। क्या होती हैं, उत्सर्जित होती हैं। ठीक है, ये किरणें रेडियो एक्टिव पदार्थ के सभी यौगिकों से निकलती हैं। किससे, रेडियो एक्टिव पदार्थ के सभी यौगिकों से क्या होती हैं, निकलती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इन किरणों पर पदार्थ के ताप व भौतिक एवं रासायनिक अवस्थाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन किरणों पर क्या होता है, पदार्थ के ताप व भौतिक एवं रासायनिक अवस्थाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये किरणें अल्फा बीटा व गामा कणों से मिलकर बनी होती है। किससे, अल्फा बीटा गामा कणों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, चलिए अब परमाणु का मात्रक एवं द्रव्यमान की बात करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ठीक है, चलिए परमाणु मात्रक या द्रव्यमान की बात करेंगे, परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, कार्बन परमाणु C6 यानी कि 6C12 के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, यानी कार्बन 6 के 1/12वें भाग को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। इसे AMU से प्रदर्शित करते हैं, यानी एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है, इसे AMU से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, द्रव्यमान छत की बात करते हैं। द्रव्यमान छति क्या होती है, तो किसी नाभिक के द्रव्यमान और उसके घटकों के द्रव्यमानों के अंतर को द्रव्यमान छति कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी नाभिक के द्रव्यमान और उसके घटकों के द्रव्यमानों के अंतर को द्रव्यमान छति कहते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी बहुत ही अच्छी तरीके से। चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगला देखिए हमारा क्या है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। क्या है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। अब देखिए क्या होता है, जब कुछ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, क्या, जब कुछ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं, किसका, नाभिक का निर्माण करते हैं, तो तुल्यमान या क्या, तुल्यमान क्षति के संगत का नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, तुल्यमान क्या होता है, उसका तुल्यमान क्या होता है, तो द्रव्यमान क्षति के संगत नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका नाभिकीय बंधन ऊर्जा। एक्चुअली नाभिकीय बल किसे कहते हैं, आगे समझेंगे हम नाभिकीय बल किसे कहते हैं। तो नाभिकीय बल वह बल है जो न्यूक्लियन को नाभिक के अंदर बांधे रखता है। क्या रहता है, नाभिकीय बल वह बल है जो न्यूक्लियन को नाभिक के अंदर क्या कर देता है, बांधे रखता है। ठीक है, तो ये आपका नाभिकीय बल होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नाभिकीय बल की विशेषताएं की बात करेंगे। नाभिकीय बल की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो नाभिकीय बल कूलाम बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। जो नाभिकीय बल होता है कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में क्या होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है, क्या होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक, चलिए ये बल आवेश पर निर्भर करता है। ठीक है, ये बल किस पर, आवेश पर निर्भर होता है। इस प्रकार प्रोटॉन के बीच प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला नाभिकीय बल समान होता है। अगर हम एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच या एक न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो बल लगाते हैं वो आपके नाभिकीय बल सेम पोजीशन पर लगाएगा। ठीक है, जहाँ C क्या है, समाकलन नियतांक है। ठीक है, प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या n0 हो तो T बराबर 0 व n बराबर 0 तो समीकरण दोष। देखिए आगे हम आपको बताते हैं, log n0 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा x0 प्लस C या C बराबर log n0। समीकरण 2 में मान रखने पर क्या हो जाएगा, log n माइनस लैम्डा t प्लस log n0 या log n माइनस log n0 बराबर माइनस लैम्डा t या e की पावर माइनस लैम्डा t बराबर n/n0। ठीक, क्या हो जाएगा, n/n0। दोनों बच्चों का हम क्या कर लेते हैं, लॉग लेते हैं, तब ये आपको आने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या होगा,
बहुत ध्यान से समझिएगा इसको भी, ठीक है। अर्ध आयु को परिभाषित कीजिए, किसको? अर्ध आयु को परिभाषित कीजिए तथा इसके 6 नियतांक के साथ व्यंजक निकालिए। अर्ध आयु को परिभाषित करना है और इसके 6 नियतांक के साथ व्यंजक निकालना है, ठीक है। तो किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु वह समय है, अर्ध आयु वह समय है, यहाँ पे वह कर दीजिए, वह समय है जिसमें उसके परमाणुओं की संख्या विघटन के कारण, उसमें जो परमाणुओं की संख्या होगी विघटन के कारण घटकर प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है। किसकी? प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है। अब देखिए इसमें जो विघटन संख्या, परमाणुओं को जो विघटन संख्या है या कारण जो घट कर क्या होती है, आधी रह जाती है, उसके बारे में आपको बताते हैं। माना समय t बराबर क्या है? 0 पर रेडियोएक्टिव पदार्थ की जो हमारी संख्या है n0 है, तो t समय पर घटकर n रह जाती है, ठीक है। यानी कि अगर हम t बराबर 0 लेंगे तो n0 रहेगी संख्या, अगर हम t समय लेंगे तो क्या हो जाएगी? n0 हो जाएगी। ध्यान समझ में आ रहा होगा इतना। अब चलिए आगे और थोड़ा आपको डिटेल में बताते हैं, ठीक है। अब देखिए रेडियो एक्टिव क्षय के अनुसार, किसके अनुसार? रेडियो एक्टिव क्षय के अनुसार n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। यदि रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयु t हो तो स्मॉल t बराबर कैपिटल T, क्या? स्मॉल t बराबर कैपिटल T, ठीक है। n बराबर n0/2 समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, ठीक है। अब इसमें देखिए हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब ये देखिए इसको हम क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 1। अब इसमें रेडियो तब क्या होगा? रेडियो एक्टिव क्षय के अनुसार देखिए n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, समीकरण नंबर 1। अब यदि रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो अर्ध आयु t है, अर्ध आयु t हो तो स्मॉल t बराबर क्या होगा? कैपिटल T। n बराबर n0/2, क्या? n बराबर n0/2 समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, ठीक है। अब देखिए जब हम इसका मान रखते हैं तो क्या आएगा? n0/2, n की जगह कितना रख रहे हैं हम? n0/2 रख रहे हैं, तो n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी या 1/2 बराबर e की पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, क्या लेने पर? लॉग लेने पर, तो क्या हो जाएगा? लॉग 1/2 लॉग e की पावर माइनस लैम्डा टी, क्या हो जाएगा? लॉग e की पावर माइनस लैम्डा टी या लॉग 2 की पावर -1 माइनस लैम्डा टी लॉग e, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? लॉग 2 की पावर -1 लैम्डा टी, ठीक है। आपका ये हो जाएगा, जहाँ पे लॉग e बराबर क्या होता है? 1 के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो log 2 बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा टी या t बराबर क्या हो जाएगा? t बराबर हो जाएगा log 2 लैम्डा, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब इसको हम बेस 10 में चेंज करेंगे तो 2.303 log 10 की पावर 2 लैम्डा, ठीक है। यानी t बराबर क्या हो जाएगा? 2.303 इंटू क्या हो जाएगा? 03010 लैम्डा, ठीक है। इसमें पॉइंट होगा, क्या होगा? 0.3010 होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आप गलती मत करिएगा, ठीक। अब क्या हो जाएगा? t बराबर 0.6931 लैम्डा, ठीक है। अर्थात पदार्थ का अर्ध आयु कॉल उसके 6 नियतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है? पदार्थ का अर्ध आयु काल उसके 6 नियतांक के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो मध्य आयु या औसत आयु होगी, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मध्य या औसत आयु उसके सभी नाभिक के परमाणु की आयु का योगफल तथा नाभिकों की कुल संख्या के अनुपात को कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखिए आपको ध्यान समझ लीजिए, इसमें थोड़ा हमने जल्दीबाजी कर दी। यहाँ पर देखेंगे ये आपका आंसर हो जाएगा। टोटल यहाँ पे आवर्त टर्म समय निकल जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे ये हमारा अर्ध आयु काल हो जाएगा t बराबर 0.6931 लैम्डा। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो मध्य आयु या औसत आयु है क्या होगी? तो किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो मध्य या औसत आयु है उसके सभी नाभिक के परमाणु की आयु का योगफल तथा नाभिकों की कुल संख्या के अनुपात को कहते हैं, ठीक है। चलिए माध्य औसत आयु की बात करते हैं। माध्य औसत आयु क्या होती है? तो समस्त परमाणुओं की जो औसत आयु का परमाणुओं की आयु का योगफल बटे परमाणुओं की संख्या, यानी कि
टाउ बराबर 1/λ, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ से देखिए अर्ध आयु व औसत आयु में संबंध जो निकलेगा हमारा t बराबर 0.6931/λ या 0.6931 इंटू 1/λ, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो t बराबर क्या हो जाएगा 0.6931 इंटू टाउ, यानी क्या हो जाएगा टाउ बराबर, यानी कि t क्या हो जाएगा टाउ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/0.6931 इंटू टी, या इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.44 इंटू 443t आपका ये हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला आपके लिए होगा। चलिए अगला देखिए हमारा क्या है, नाभिकीय ऊर्जा। क्या है नाभिकीय ऊर्जा, किसे कहते हैं? जब कम बंधन ऊर्जा वाला नाभिक क्या होता है, जब कम बंधन ऊर्जा वाला नाभिक में, जब कम बंधन वाला नाभिक रूपांतरित होता है अत्यधिक, यानी जो हमारा कम बंधन ऊर्जा वाला नाभिक, जो देखिए अगर अधिक ऊर्जा वाला जो नाभिक है वो कम बंधन वाली ऊर्जा में जब रूपांतरित होता है तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है, ठीक है। तो अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है जिसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जो हमारा नाभिकीय ऊर्जा है, देखिए ध्यान समझिएगा, इसमें थोड़ा आपको समझेंगे तभी समझ में आएगा। यानी जो हमारा अधिक बंधन ऊर्जा वाला नाभिक है, जब वह कम बंधन ऊर्जा वाले नाभिक में क्या होता है रूपांतरित होता है तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा क्या होती है विमुक्त होती है, ठीक है। जैसे आप कोई लकड़ी को चलाते हैं तो उसके अंदर जो ऊर्जा होती है कम होती है, तो वो क्या होती है ऊष्मा, कुछ एनर्जी अपनी ऊष्मा के रूप में क्या करती है निकालती है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, जिसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। तो किसी भारी परमाणु के किसी नाभिक का लगभग 2 समान आकार वाले, ठीक है, मान लीजिए कोई नाभिक है, उस नाभिक से 2 समान आकार वाले नए तत्वों के नाभिकों में टूट जाने की सक्रियता को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं। नाभिकीय संलयन की बात करेंगे। नाभिकीय संलयन क्या होता है, जब 2 हल्के परमाणुओं की नाभिक संयुक्त होकर, जब 2 हल्के परमाणुओं की नाभिक क्या होती हैं संयुक्त होकर, इकट्ठी होकर, नाभिकीय विखंडन में क्या था अलग हो रहे थे, लेकिन इसमें जो नाभिक 2 हैं वो एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है, संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है, ठीक है। श्रृंखला अभिक्रिया की बात करेंगे। जब यूरेनियम 92U235 पर मंदगामी न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है। श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान समझिएगा। जब यूरेनियम पर क्या होते हैं मंदगामी न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो उसका विखंडन हो जाता है। जब इस पर न्यूट्रॉन की हम बमबारी कराएंगे तो उसका क्या हो जाता है विखंडन हो जाता है, तथा इस अभिक्रिया में 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। कितने? 3 न्यूट्रॉन क्या होते हैं उत्पन्न होते हैं। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर ये न्यूट्रॉन क्या होते हैं अन्य नाभिकों को इसी प्रकार विखंडित करते हैं। किस प्रकार? इसी प्रकार विखंडित करते हैं। इस तरह से एक बार प्रारंभ होने के बाद लगातार तेजी से जारी रहती है। यह प्रक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है? श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। 92 यूरेनियम 235 की बात करेंगे तो क्या है BaKr, ठीक है। न्यूट्रॉन की बात करेंगे ये क्या है 92U235 BaKr Ba, ठीक है। यहाँ से देखेंगे एक जो हमारा यूरेनियम है 3 जो श्रृंखला है उसको अलग अलग कर रहा है, ठीक है। देखिए एक यहाँ कर रहा है, एक यहाँ, आपको यहाँ से आपको 3-3 जो परमाणु होंगे वो अलग अलग होते हुए दिखाई देंगे, विखंडित होते हुए दिखाई देंगे, जिससे क्या होती है एक श्रृंखला बन जाती है, ठीक है। अब ये श्रृंखला लगातार बनती रहती है जिससे कि अनंत ऊर्जा का विस्तार होता है और बहुत ही विनाशकारी होता है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब हम बात करने वाले हैं नियंत्रित श्रृंखला की बात करेंगे। तो ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया, क्या? ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया जिसे न्यूट्रॉन मंदक का उपयोग कर, किसका? न्यूट्रॉन मंदक का उपयोग कर नियंत्रित किया जा सकता है। न्यूट्रॉन मंदक का उपयोग कर क्या कहता है? नियंत्रित किया जा सकता है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? नियंत्रित श्रृंखला जो होती है अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कैडमियम का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है।
ठीक है। किसका उपयोग, कैडमियम का उपयोग किसके रूप में, मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर की बात करेंगे तो सर्वप्रथम परमाणु भट्टी सन 1942 ईस्वी में एनरिको फर्मी के निर्देशानुसार शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया, जिसे उनको सन 1958 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये परमाणु भट्टी बनाई क्यों गई थी, परमाणु की जो ऊर्जा है, अनंत ऊर्जा, उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, नाभिकीय ईंधन। नाभिकीय ईंधन की बात करेंगे तो नाभिकीय ईंधन के रूप में सामान्यतः यूरेनियम या प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है, जिसे एल्यूमीनियम पात्र में बंद करके रखा जाता है। इन्हें ईंधन तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ईंधन तत्व भी कहते हैं, ठीक है। चलिए मंदक की बात करेंगे तो नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को, किसको, नाभिकीय विखंडन में क्या करते हैं, उत्पन्न तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए मंदक जैसे भारी जल, ग्रेफाइट आदि प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ग्रेफाइट आदि प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पे आपको पूरा फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये हमारी देखिए टरबाइन है, क्या है, टरबाइन है जहाँ से बिजली का उत्पादन हम करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए जो हमारा यूरेनियम या जो हमारे रेडियोएक्टिव तत्व हैं उसके द्वारा बिजली का उत्पन्न करेंगे। देखिए ध्यान समझेंगे, ये हमारी क्या है, नियंत्रक क्षणें हैं, क्या है, नियंत्रक क्षणें हैं। ये ईंधन तत्व है और ये हमारे क्या है, मंदक है। इसके बीच में क्या लगे होते हैं, मंदक लगे होते हैं। ये परिरक्षक है, ये मजबूत ठोस दीवार होती है जिसे हम क्या कहते हैं, परिरक्षक कहते हैं, ठीक है। अगर देखिए ये हमारा क्या होगा, शीतलक होगा जिसे कूलिंग करने का कार्य करेगा, और ये टरबाइन है जहाँ से बिजली आपको उत्पन्न होगी। तो इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए नियंत्रक क्षण की बात करते हैं। रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर नियंत्रण रखना, जो नाभिकीय विखंडन की क्रिया हो रही है उसको नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। नियंत्रण के रूप में कैडमियम बोरान की क्षण का प्रयोग किया जाता है, जो न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे नाभिकीय विखंडन नियंत्रित हो जाता है। क्या जाता है, नाभिकीय विखंडन क्या हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं क्या होता है। अब देखिए शीतलक क्या होता है, शीतलक के बारे में बात करेंगे तो नाभिकीय विखंडन में कई प्रकार की किरणें उत्सर्जित होती हैं। नाभिकीय विखंडन होता है, इसमें कई प्रकार की जो किरणें होती हैं उत्पन्न होती हैं, जो कि रिएक्टर के पास कार्य करने वाले व्यक्तियों को हानि पहुंचा सकती हैं। रिएक्टर के पास जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनको हानि पहुंचा सकती हैं, जिससे बचने के लिए रिएक्टर चारों ओर मोटी दीवार की परतें बना ले दी जाती है। क्या होती है, रिएक्टर की चारों ओर की क्या होती है, मोटी परतें बना दी जाती हैं, जिसे परिरक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं, परिरक्षक कहते हैं। चलिए कार्यविधि की बात करते हैं। कार्यविधि देखिए क्या होगा, तो रिएक्टर को चालू करने के लिए, किसको, रिएक्टर को चालू करने के लिए नियंत्रक क्षणें बाहर खींच ली जाती है। जो नियंत्रक क्षणें होती हैं बाहर खींच ली जाती हैं, जिससे पहले से उपस्थित कुछ न्यूट्रॉन का विखंडन शुरू कर देते हैं। इस विखंडन के फलस्वरूप तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। तीव्रगामी न्यूट्रॉन मंदक से टकराते हैं, जिससे गति मंद हो जाती है। क्या हो जाती है, गति मंद हो जाती है। ये मंद न्यूट्रॉन पुनः नाभिकीय विखंडन करते हैं, जिससे श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए हमारा क्या है, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन में अंतर। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है, इस प्रक्रिया में एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान के दो नाभिकों में विभक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया में दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं। यह प्रक्रिया सामान्य ताप पर संभव है, ठीक है। यह प्रक्रिया अत्यधिक ताप पर ही संभव है, ठीक है। प्रति विखंडन विमुक्त ऊर्जा अधिक 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। प्रति संलयन विमुक्त ऊर्जा कम 24 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। चौथे नंबर की बात करेंगे तो विखंडन जो होता है योग्य पदार्थ सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। संलयन क्या होता है, योग्य पदार्थ अधिक मात्रा में क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं, ठीक है। विखंडन क्या होता है, योग्य पदार्थ रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। संलयन योग्य पदार्थ रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। परमाणु बम की बात करते हैं। परमाणु बम में देखिए इसमें नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। क्या होती है, नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। इसमें 92 यूरेनियम 235 या 94 प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। हाइड्रोजन बम की बात करेंगे तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित, जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन बम परमाणु बम से अधिक विनाशकारी है। इसमें परमाणु बम की अपेक्षा
अधिक विनाशकारी ऊर्जा निकलती है। इसमें आकार का कोई बंधन नहीं होता। इससे अतिरिक्त हाइड्रोजन बम के प्रति ग्राम में विमुक्त ऊर्जा का मान परमाणु बम की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। तापायनिक या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की तुलना में बीटा कण किस प्रकार अलग है या किस प्रकार भिन्न है। तो तापायनिक उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में इलेक्ट्रॉन की जो बाहरी कक्षा से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अतः इनका वेग कम होता है, किंतु बीटा कण नाभिक से निकलते हैं, अतः इनका वेग क्या होता है, अत्यधिक होता है। स्पष्ट है कि बीटा कणों की ऊर्जा तापायनिक उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा से क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है। बीटा कण अल्फा कण की तुलना में अत्यधिक यानी अधिक वेधन क्षमता रखते हैं, जबकि इनकी किसी गैस के आयनीकरण की क्षमता कम होती है। ठीक है, चलिए क्यों ऐसा होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, बीटा कणों का जो आकार होता है छोटा तथा वेग अधिक होने के कारण इन कणों की अल्फा कणों की तुलना में वेधन क्षमता अधिक होती है। साथ ही आकार छोटा और वेग अधिक होने के कारण गैस के अणुओं से टकराने की संभावना कम हो जाती है। अतः अल्फा कणों की तुलना में बीटा कणों की आयनीकरण क्षमता कम होती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नाभिकीय विखंडन की बात करते हैं तो नाभिकीय विखंडन के लिए केवल न्यूट्रॉनों का प्रयोग होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉनों का प्रयोग होता है। क्यों, देखिए न्यूट्रॉनों पर कोई आवेश नहीं होता। क्या होता है, कोई आवेश नहीं होता है, अतः नाभिक के धन आवेश से विक्षेपित नहीं होता। इस प्रकार न्यूट्रॉनों का नाभिक में सफलतापूर्वक प्रवेश हो जाता है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।